अपना अखंड भारत प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना अखंड भारत। आज का विषय आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हूँ, भारतीय भाषाएं एवं लिपियां। इसी के बारे में बताया जाएगा मेन पॉइंट, और कुछ लिपियों का चित्र स्क्रीन के ऊपर प्रस्तुत किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं, भारतीय भाषाएं एवं लिपियां। यहीं से सारा पॉइंट बताया जाएगा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है। महत्वपूर्ण पॉइंट स्मरणीय तथ्य ध्यान दीजिए। हिंद आर्य भाषा, हिंद आर्य भाषा, हिंद आर्य भाषा परिवार भारत में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं में सबसे बड़ा भाषा परिवार है। हिंद आर्य भाषा, हिंद आर्य भाषा परिवार भारत में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं में सबसे बड़ा भाषा परिवार है। इसके अंतर्गत संस्कृत, हिंदी, उर्दू, मराठी, नेपाली, बांग्ला, गुजराती आदि भाषाएं आती हैं हिंद आर्य भाषा के अंतर्गत। आगे पॉइंट, अगला पॉइंट इस प्रकार से, द्रविड़ भाषा। तो द्रविड़ भाषा महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। द्रविड़ भाषा परिवार में सम्मिलित भाषाएं अधिकांशतः दक्षिण में सम्मिलित भारत में बोली जाती हैं। इस भाषा परिवार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा तमिल है। ये हो गया द्रविड़ परिवार की भाषा। आगे पॉइंट, प्रयोगताओं की दृष्टि से ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा, ये जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार में सम्मिलित सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा संथाली है, जो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा एवं असम में बोली जाती है। अगला पॉइंट है चीनी तिब्बती, चीनी तिब्बती भाषा परिवार। तो चीनी तिब्बती भाषा परिवार के बारे में, चीनी तिब्बती भाषा परिवार की अधिकांश भाषाएं उत्तर पूर्वी राज्यों में बोली जाती हैं। इस भाषा परिवार में निम्न भाषाएं सम्मिलित हैं, जैसे नागा, मिजो भाषा, मणिपुरी, तांगखुल भाषा, गारो भाषा आदि शामिल है। तो ये हो जाता चीनी तिब्बती भाषा परिवार। आगे पॉइंट, भारत में लिपि की, भारत, अब यहाँ पे लिपि, तो भारत में लिपि की उपस्थिति का प्रथम साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से प्राप्त हुआ है। हालांकि अभी तक इसे पढ़ा यहाँ पे जो है, अभी तक ये जो सिंध है, सिंधु सिंधु घाटी से जो सभ्यता लिखने की लिपि प्राप्त हुई, अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। तो यहाँ पर जो है भारत में लिपि की उपस्थिति का प्रथम साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा जो है, इस सभ्यता स्थलों से प्राप्त हुआ है। हालांकि अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये हो गया लिपि। अब यहाँ पे ब्राह्मी लिपि के बारे में, तो यहाँ पॉइंट, ब्राह्मी लिपि अधिकांश भारतीय लिपियों की जननी मानी जाती है। ब्राह्मी लिपि की उत्तरीय धारा के अंतर्गत गुप्त लिपि, कुटिल लिपि और शारदा लिपि एवं प्राचीन नागरी लिपि आती है। जबकि दक्षिणी धारा के अंतर्गत तेलुगु, कन्नड़, तमिल, कलिंग, मध्य देशी ग्रंथ एवं पश्चिमी लिपि शामिल है। तो ये हो गया ब्राह्मी लिपि के बारे में। अब यहाँ पे पॉइंट इस प्रकार से, मौर्य सम्राट अशोक के मानसेहरा एवं शाहबाजगढ़ी अभिलेख खरोष्ठी लिपि के प्राचीनतम अभिलेख माने जाते हैं। तो यहाँ पे मौर्य सम्राट अशोक के मानसेहरा एवं शाहबाजगढ़ी अभिलेख जो यहाँ पे मिला, वो खरोष्ठी लिपि के प्राचीनतम अभिलेख माने जाते हैं। जो वहाँ पे लिखा गया है लिपि, वो प्राचीनतम अभिलेख है। आगे कुटिल लिपि के बारे में, तो यहाँ कुटिल लिपि गुप्त लिपि का ही परिवर्तित रूप है। इसे न्यूनकोणीय लिपि के या सिद्ध मातृका लिपि के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो गया कुटिल लिपि पॉइंट। अब यहाँ पे गुरु लिपि की बात करते हैं, तो यहाँ गुरु लिपि का विकास सिखों के दूसरे गुरु, उनका नाम था गुरु आनंद देव द्वारा किया गया।
सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की रचना इसी लिपि में की गई है। तो ये हो गया गुरुमुखी लिपि के बारे में। गुरुमुखी लिपि हो गया पॉइंट है। अब यहाँ पे ग्रंथ लिपि की बात करते हैं तो ग्रंथ लिपि का प्रयोग दक्षिण भारत के पल्लव, पांड्य एवं चोल राजाओं ने अपने अभिलेखों में किया है। तो ये हो गया ग्रंथ लिपि के बारे में। आगे बात करते हैं तो मलयालम लिपि। तो मलयालम लिपि का उद्भव ग्रंथ लिपि से हुआ है। मलयालम लिपि का उद्भव ग्रंथ लिपि से हुआ है। इस लिपि को कैराली लिपि के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो गया मलयालम लिपि। आगे बात करें तो तेलुगु। तो यहाँ पे तेलुगु एवं कन्नड़ लिपियों को 13वीं शताब्दी में सम्मिलित रूप से आंध्र लिपि कहा जाता है। तेलुगु एवं कन्नड़ लिपियों को 13वीं शताब्दी से सम्मिलित रूप से आंध्र लिपि कहा जाता है। तो ये हो गया तेलुगु कन्नड़ लिपियों के बारे में। अब चलते हैं वर्ष 1950 पर। तो ये 1950 पर यहाँ पे 1950 ईस्वी से पूर्व मोड़ी लिपि। तो यहाँ पे मोड़ी लिपि का प्रयोग मराठी भाषा के लेखन में किया जाता था। 1950 ईस्वी में मोड़ी लिपि का प्रयोग मराठी लेखन में किया जाता था भाषा में। आगे अब मैथिली लिपि की बात इस प्रकार से है। तो मैथिली लिपि को मिथिलांचल लिपि के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर मैथिली लिपि को मिथिलाक्षर लिपि के नाम से भी जाना जाता है। इस लिपि को यह लिपि बांग्ला लिपि से मिलती है। तो यह लिपि बांग्ला लिपि से मिलती है। तो यह हो गया मैथिली लिपि के बारे में। आगे बात करें तो तमिल लिपि के बारे में। तो तमिल लिपि प्राचीन दक्षिणी ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। तमिल लिपि प्राचीन दक्षिणी ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। स्टॉप। आगे चले तो शाहमुखी। तो शाहमुखी की बात करते हैं। शाहमुखी लिपि को ईरानी लिपि का पंजाबी संस्करण माना जाता है। शाहमुखी लिपि को ईरानी लिपि का पंजाबी संस्करण माना जाता है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग पंजाब के सूफियों द्वारा किया गया। तो ये रहा शाहमुखी लिपि के बारे में। अब यहाँ पे भारतीय भाषीय के बारे में विविधता जो है इस प्रकार से है। भारत की भाषीय विविधता के संरक्षण एवं संवर्धन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया है। तो यहाँ पे भारतीय भाषीय विविधता के बारे में एक शॉर्ट रहा पॉइंट में। आगे वर्तमान समय में भारत की 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। इनमें जो शामिल है उसे बताते हैं। इनमें तमिल को वर्ष 2004 में शास्त्रीय भाषा प्राप्त हुआ और फिर संस्कृत को 2005 में संस्कृत को शास्त्रीय जो भाषा का दर्जा मिला। कब मिला? तो यहाँ पे संस्कृत को 2005 में मिला। इसके बाद तेलुगु की बात करें तो तेलुगु को जो शास्त्रीय दर्जा दिया गया, तो फिर इसके बाद तेलुगु को दिया गया। फिर आता है कन्नड़। तो कन्नड़ को 2008 में दिया गया। तो यहाँ पे कन्नड़ जो भाषा है इसे भी शास्त्रीय दर्जा दे दिया गया 2008 में। फिर यहीं पर मलयालम को शास्त्रीय दर्जा कब मिला? तो 2013 में। तो मलयालम को 2013 में शास्त्रीय दर्जा मिला। इसके बाद ओडिया को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। तो यहाँ पर वर्तमान समय में भारत की 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। इसमें तमिल को वर्ष 2004 में, संस्कृत को वर्ष 2005 में, तेलुगु एवं कन्नड़ को 2008 में और मलयालम को 2013 में तथा ओडिया को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। ये रहा वर्तमान समय में भारत में जो शास्त्रीय दर्जा मिला है 6 भाषाओं के बारे में बताया। तो यहाँ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344(1). तो यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344(1) तथा अनुच्छेद 351 में संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की चर्चा की गई है। तो किसमें की गई है? तो यहाँ पे अनुच्छेद 344(1) में और 351 में भारत संविधान के थ्रू जो है
8 है, 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की चर्चा की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344(1) तथा अनुच्छेद 351 में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सम्मिलित सभी भाषाओं की चर्चा की गई है। आगे चलिए। प्रारंभ में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 14 भाषाएं शामिल थीं। प्रारंभ में जब शामिल रहीं तो यहाँ पे केवल 14 भाषाएं शामिल थीं। प्रारंभ में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 14 भाषाएं शामिल थीं, लेकिन आगे हिंदी बांग्ला, हिंदी हो गया, बांग्ला हो गया, मराठी हो गया, गुजराती हो गया, तमिल हो गया, असमिया हो गया, मलयालम हो गया, कन्नड़ हो गया, तेलुगु हो गया, उर्दू हो गया, उड़िया हो गया, पंजाबी हो गया, संस्कृत हो गया तथा कश्मीरी आगे चलकर 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा वर्ष 1967 में जो संशोधन हुआ द्वारा सिंधी को 71वें संविधान संशोधन, फिर इसके बाद 1992 ईस्वी द्वारा नेपाली को, कोंकणी एवं मणिपुरी को तथा 92वें संविधान संशोधन, तो यहाँ पे संशोधन में 2003 द्वारा 4 नई भाषाओं यानी बोंडो भाषा हो गया, गोगरी, तो यहाँ पे डोगरी भाषा है, यहाँ पे डोगरी भाषा है, बोंडो भाषा, डोगरी भाषा, मैथिली भाषा एवं संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया। इस तरह से वर्तमान में इस 8वीं जो अनुसूची, इस अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाएं शामिल हैं वर्तमान में। तो ये हो गया यहाँ पर भाषाओं के बारे में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो बताया गया। इस प्रकार से यहाँ पर भाषा के बारे में बताया गया, जैसे हिंद आर्य भाषा, द्रविड़ भाषा। इस प्रकार से यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में किन भाषाओं का वर्णन है इसे बताया गया। तमिल भाषा, मैथिली भाषा, हिंदी भाषा, संस्कृत भाषाओं के बारे में कुछ पॉइंट बताया गया। इस प्रकार से आदि इत्यादि पॉइंट यहाँ पे कवर किए गए हैं। कई पॉइंट यहाँ पे जितने पॉइंट हैं ये सब प्रश्न के लिए बनाए गए पॉइंट हैं ये सब। तो ये रहा भारतीय भाषाएं एवं लिपियां यहाँ पे बताया गया। भारतीय भाषाओं के बारे में और लिपियों के बारे में एक प्रश्न उत्तर की तरह बताया गया ये पॉइंट। इस प्रकार से मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए राघवेंद्र नाविक को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।